tomorrow's break. For that, what you are going to say? I mean, yesterday when you talked, when I said utopia, in the sense that immediate there is no, you have any plan for that? नहीं। कल में भी आपने देश में आग लग गई, मैं कैसे समझा मैं समझ गया अभी आपसे बात कर रहा था, आप नहीं आए, उससे पहले ये बात होती थी। मैं ये कह रहा था कि वो जो आग लगी है, वो आपको जो आग दिखाई पड़ती है इमीडिएट प्रॉब्लम्स की, मैं आग नहीं कह रहा हूं। हमारी आग लगी है बहुत सनातन, और वो जो आग लगी हुई वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स की नहीं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स उस सनातन आग के परिणाम है, बाई प्रोडक्ट है। सनातन आग तो गरीबी, मेरा मतलब ना, गरीबी नहीं कह रहा हूं, गरीबी भी हमारी चिंतना का परिणाम है, गरीबी भी बेसिक कारण नहीं। हम जिस तरह सोचते रहे हैं आज तक, उसमें गरीबी ही पैदा हो सकती है, वो हमारे सोचने के गलत रास्तों का परिणाम है। गरीबी भी, हम गरीब अकारण नहीं, और गरीब होना कोई प्राकृतिक घटना नहीं है हमारे ऊपर, गरीबी भी हमारे सोचने के गलत ढंगों का परिणाम है। और जब तक वो सोचने के गलत ढंग नहीं बदले जाते हैं, तब तक आप गरीबी को थोड़ी बहुत सहने योग्य बना सकते हैं, और आप इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, और वो भी आप नहीं कर पाएंगे। जैसा मेरा कहना है कि हमको आज 30 साल से पता है ये बात कि अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो हम रोज गरीब से गरीब होते चले जाएंगे। ये 30 साल से हमें पता है, लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ती ही चली गई। और आज भी जो हम उपाय कर रहे हैं, वो उपाय ऐसे जैसे पूरे समुद्र को कोई थोड़ी बहुत रंग की टिकिया डाल के रंगने की कोशिश कर रहा हो। इतने ही उपाय से अगर हमने संख्या को रोकने की कोशिश की तो हम 200 साल में भी संख्या नहीं रोक सकते। और जितने हम उपाय कर रहे हैं, वो इतने उपाय इतने कम है, संख्या इतनी तीव्रता से बढ़ रही है कि हमारे समझ से बाहर हुआ जा रहा है। लेकिन संख्या बढ़ रही है इसलिए नहीं कि संख्या बढ़ने के बाबत हमारी समझ नहीं कि वो गलत है, बल्कि बच्चों को पैदा करने के बाबत हमारी जो समझ है वो सनातन है। वो ये है कि बच्चे परमात्मा से आते हैं, हम उन्हें रोकने का कोई हक नहीं। मेरा मतलब सुने रहना, 30 साल में दूसरे मुल्कों जैसे फ्रांस जैसे मुल्क ने अपनी संख्या स्थिर कर ली। आज तो फ्रांस में अभी भी चिंता की ये बात है कि अगर ये संख्या स्थिर रही तो कहीं ये ना हो कि आने वाले 50 वर्षों में उनकी संख्या नीचे गिरनी शुरू हो जाए, वो जितने हैं उससे कम ना हो जाए। अभी बड़े मजे की बात है कि एक ही पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, एक के सामने सवाल है कि हम संख्या कैसे रोकें, और अभी भी कौमें हैं जिनके सामने सवाल है कि हम अपनी संख्या गिरने से कैसे रोकें, कहीं वो बिल्कुल न गिर जाए। अब पश्चिम में उनको चिंता पैदा शुरू हो गई कि पूरब के लोग तो पैदाइश बढ़ाए चले जा रहे हैं, कहीं 100 साल में ऐसा ना हो जाए कि सफेद रंग की जातियां काले रंग की जातियों से इतनी कम पड़ जाए कि हमारा जीना मुश्किल हो जाए इनके साथ। मेरा मतलब यह है, हम जिस ढंग से सोचते हैं वो ढंग हमारी सारी की सारी जीवन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वो इमीडिएट दिखाई नहीं पड़ते हमें। अब जैसे मैं आपको कहूं, अभी भी करपात्री जाके गांव में अगर समझाते हैं लोगों को कि ये संतति नियमन जो है ये धर्म विरुद्ध है, तो गांव के आदमी को समझ में आता है। लेकिन गांव के आदमी को अगर जाके आप समझाएं कि बच्चे पैदा करना धर्म विरुद्ध है, तो समझने की बात से बिल्कुल बाहर हो जाता है। मैं जो कह रहा हूं, मेरे सामने इमीडिएट प्रॉब्लम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं इमीडिएट प्रॉब्लम जो है वो हमारे बेसिक थिंकिंग के आउटकम है, कॉन्सिक्वेंसेस है। बेसिक थिंकिंग असली प्रॉब्लम है। जरूर लिमिटेड है और ये भी सच है, लेकिन उस लिमिटेशन को तोड़ने का सवाल है, उसको ही तोड़ने का सवाल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी क्यों? नहीं, कंट्री पुअर है ये नहीं। शरीर के प्रति जितना हमें ध्यान देना चाहिए वो हमारे भाव के भीतर नहीं, शरीर के प्रति ध्यान देना है। कुछ भी खा लिया और काम चला लेना, शरीर के प्रति एक बेसिक निग्लेक्शन हमारे भीतर है। और वो जो हमारी फिलोसफी का हिस्सा है, हमारी फिलोसफी ये कह रही है कि शरीर से कुछ लेना देना नहीं, एक दफा खाना खा लो तो भी ठीक है, कुछ भी खा लो तो भी ठीक है, शरीर तो गौण है, असली चीज तो आत्मा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने भी वाइटलिटी खोज ली होती, विटामिन खोज लिए होते, आपने भी खोज लिया होता कि कौन सी डिफिशियंसी है, लेकिन शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं। बल्कि सच ये है
कि हम उस आदमी को आदर देते हैं जो शरीर के प्रति जितना उपेक्षापूर्ण हो, हम उसको आदर देते हैं, और जो आदमी शरीर की जितनी चिंता करे उसको हम आदर नहीं देते। अगर गांधी 3rd क्लास में चलेंगे तो हम आदर ज्यादा देंगे बजाय 1st क्लास में चलने के। और उसका बुनियादी कारण क्या है? उसका बुनियादी कारण ये कि हम 3000 वर्ष से ये सोचते हैं कि शरीर की जो उपेक्षा करता है वही आत्मवादी है। तो मेरा मतलब सुन रहे ना, ये जो हम नहीं खोज पाए डिफिशियंसी और हम लेजी हो गए, उसके कारण डिफिशियंसी में नहीं, उसके कारण भी हमारी बेसिक थिंकिंग है। हिंदुस्तान जो है एक तरह का एंटीबॉडी एटीट्यूड है उसके माइंड का, और वो एंटीबॉडी एटीट्यूड जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। और वो जब तक हम नहीं बदल देते तब तक हम खोजबीन कर भी नहीं पाएंगे। अभी भी हालत ये है कि अभी भी हम जो खाना खाते हैं, हमारा शिक्षित से शिक्षित भी व्यक्ति कोई बहुत बोधपूर्वक खाना खा रहा हो ऐसा नहीं है कि वो क्या खा रहा है। वो जो खा रहा है शिक्षित से शिक्षित व्यक्ति भी, उसका कोई बोध नहीं है खाने के बाबत। वो कैसे सो रहा है इसका भी बोध नहीं। हमारी चेष्टा ये रही है कि अगर एक नंगे तख्त का आदमी सोता है तो वो ज्यादा ऊंचा काम कर रहा है। इसके में कोई फिक्र नहीं कि नंगा तख्त उसके स्वास्थ्य में वर्धक होगा कि नुकसानदायक होगा, इसके में कोई विचार नहीं है। हम क्या खा रहे हैं इसका विचार नहीं है। कम जो खाता है, सस्ते से सस्ता जो खाता है, वो कोई ऊंचा काम कर रहा है। उपवास जो करता है वो खाने वाले से भी ऊंचा काम कर रहा है। कपड़े पहनने वाला आदमी गलती कर रहा है, नंगा जो बैठा हुआ है चाहे कितनी तकलीफ झेल रहा हो वो ऊंचा काम कर रहा है। हमारी जो बेसिक दृष्टि है शरीर विरोधी होने की वजह से डिफिशियंसी रह गई। डिफिशियंसी हम कभी भी पूरा कर लेते। मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान ने सबसे पहले शरीर के बाबत जानकारियां प्राप्त कर ली थी, जो कि पश्चिम ने भी 300 वर्षों में प्राप्त की, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं करने का कारण है, जब एक दफा अभी मैं एक अमेज़न में एक कबीला रहता है दक्षिण अमेरिका में, तो उस कबीले की हजारों साल की ट्रेनिंग ये रही है कि कोई भी आदमी अपने खेत पर काम नहीं करेगा, सारा गांव एक आदमी के खेत पर काम करेगा। अपने खेत पर काम करना बुरा मानते हैं वो, जब तक कि सब लोग काम करने ना आए, और दूसरे के खेत पर काम करने को अच्छा मानते हैं एक भाईचारे के लिए। लेकिन वो कबीले के जो खेत हैं छोटे छोटे टुकड़े और दूर दूर पहाड़ियों पर हैं, तो सारे गांव को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती है काम के लिए। और परिणाम ये हुआ है कि उनके बगल का कबीला सुखी और संपन्न है, उसके पास भी उतने उतने दूर खेत हैं, लेकिन वो अपने अपने खेत पर काम करते हैं। ये कबीला भूखा मर रहा है हजारों साल से, लेकिन वो जो उसकी धारणा है कि अपने खेत पर काम करना स्वार्थपूर्ण है, दूसरे के खेत पर काम करना ही सामाजिक बात है, अच्छी बात है, वही धार्मिक कृत्य है, वो गरीब है। दोनों कबीले एक तरह की जमीन पर रहते हैं, एक तरह के लोग हैं। एक कबीला भूखा मर रहा है हजारों साल से, दूसरा कबीला संपन्न है, लेकिन वो कबीला भूखा मर रहा है और उसका कुल कारण इतना है कि वो उसकी बेसिक दृष्टि में बुनियादी भेद है। How do you distinguish between Gandhi and Gandhism? Gandhism or you say very good words about Gandhi. मैं व्यक्ति को think Gandhi and Gandhism they cannot be separated. नहीं, वो बिल्कुल सेपरेट किए जा सकते हैं। इस तरह इसलिए कहता हूं, गांधी की नैतिकता, गांधी का आचरण, गांधी का व्यक्तित्व, उनकी नीयत, उनकी चेष्टा, वो सब अद्भुत है और प्रीतिकर है। लेकिन गांधी एज ए ह्यूमन बीइंग मैं गांधी को पसंद करता हूं, मार्क्स को पसंद नहीं करता। मार्क्स के पास मुझे कोई कीमती व्यक्तित्व नहीं मालूम पड़ता, कोई पर्सनैलिटी नहीं मालूम पड़ती जिसको हम व्यक्ति की तरह आदर दे सके। लेकिन मार्क्सिज्म को मैं गांधीइज्म से पसंद करता हूं, क्योंकि मार्क्सिज्म की जो दृष्टि है वैज्ञानिक है, जीवन को बदलने के लिए ज्यादा मूलभूत है। तो मैं दुनिया ऐसी चाहूंगा जहां गांधी जैसे आदमी हो और मार्क्स जैसा समाज हो। मार्क्स के व्यक्तित्व में मुझे बहुत ही साधारण आदमी मालूम पड़ता है। फ्रायड का व्यक्तित्व इतना साधारण है जिसका हिसाब नहीं, लेकिन फ्रायड ने जो कहा है, जो खोज की, वो बहुत असाधारण है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं गांधी की जितनी तारीफ कर सकूं उतना करता हूं, लेकिन गांधी की जो दृष्टि है समाज के मसले के प्रति, वो दृष्टि मुझे वैज्ञानिक नहीं मालूम पड़ती, उसका मैं विरोध करता हूं। इसलिए गांधीइज्म में और गांधी में मैं फर्क कर लेता हूं।
हाँ, गांधी ने ये कहा था और मैं ये कहता हूँ कि गांधी को मत भूलना, गांधी को विचार को भूल जाओ। क्योंकि मुझे लगता है गांधी बहुत मूल्यवान है और विचार कुछ मूल्य का नहीं। हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक है, ठीक है। असल में चेंज ही करना हो तो मार्क्स को भी एक फिलोसफी ऐड करनी पड़ती है। चेंज करना हो तो भी, मेरा मतलब समझे आप, मार्क्स को भी अगर चेंज करनी हो दुनिया तो भी एक नई फिलोसफी ऐड करनी पड़ती, क्योंकि उस फिलोसफी के प्रभाव में वो चेंज होगी। मार्क्स ने कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं किया, मार्क्स को फुर्सत भी नहीं थी। मैं आपको कहूं, मार्क्स को कल्पना भी नहीं थी और फुर्सत भी न थी, और मार्क्स ने इंप्लीमेंटेशन की कुछ भी नहीं किया। इंप्लीमेंटेशन 50 साल बाद होना शुरू हुआ, बिल्कुल दूसरे लोगों ने किया। और मेरी अपनी समझ ये है कि आज तक दुनिया में कोई फिलोसोफर इंप्लीमेंटेशन कभी नहीं किया है। वो दृष्टि दे सकता है, इंप्लीमेंटेशन करने वाले लोग आते हैं, वो इंप्लीमेंट करते। लेनिन ने इंप्लीमेंटेशन किया और उससे भी ज्यादा स्टालिन ने किया। मार्क्स ने कुछ इंप्लीमेंटेशन किया नहीं, कर सकता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल भी जो है वो भी फिलोसॉफिक मूवमेंट है मार्क्स के लिए। जरूर, मैं तो उसके लिए, मैं तो जीवन जागृति केंद्र और युवक क्रांति दल है वो सब खड़े करता हूँ, वो मैं खड़े करता हूँ। लेकिन मार्क्स की दृष्टि में और मार्क्स के समय में फर्स्ट इंटरनेशनल जो है वो एक फिलोसॉफिक मूवमेंट है, वो एक मूवमेंट है कम्युनिज्म की विचारधारा को पहुंचाने का। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत पीछे आता है, कई दफे तो हजारों वर्ष बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। एक दफा साइंटिफिक दृष्टि साफ हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा। अच्छा, की कोई चिंता की बात नहीं। हाँ। तो आपका ख्याल से अभी फिलोसॉफिकल मूवमेंट करनी चाहिए और दूसरी कोई एक्टिविटीज की जरूरत नहीं? ना, ये मैं नहीं कहता कि जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत लगती वो कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल? मैं नहीं कर रहा हूँ। आज जो दूसरी पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, वो कौन सा बेसिस से करना चाहिए? डेमोक्रेसी, मतलब आपने बताया कि डेमोक्रेसी जीत, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो लोग आपके ख्याल के साथ है, वो जो पड़े हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं, हाँ, उनको जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात जो वो समझ रहे हैं, स्पेस में तो नहीं रहेंगे ना, वो तो उतरेंगे धरती पर। एक दफे स्पेस में हो तो ही धरती पर उतरेंगे, स्पेस में ही ना हो तो धरती पर कुछ भी नहीं उतरेगा। तो अभी स्पेस में ही नहीं है। जो तकलीफ है वो ये है कि इस मुल्क के पास अभी मस्तिष्क में भी विचार नहीं है ठीक, जो धरती पर उतर सके। धरती पर उतरने की जल्दी मत करिए, वहां स्पेस में होने दीजिए तो धरती पर उतरेंगे। तो शॉर्ट टर्म 2 प्रोग्राम आएंगे ना? बिल्कुल ही ठीक है ना। अभी तो शॉर्ट टर्म की फुर्सत नहीं है, अभी तो लॉन्ग टर्म ही सवाल है। अभी मेरे सामने तो जो सवाल है वो ये कि एक बार विचार बीज फैल जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन में उतरना शुरू हो जाएंगे, उसकी बहुत चिंता की बात नहीं। हमारी हमेशा चिंता इम्प्लीमेंटेशन की ज्यादा होती है। वही बात बताया था कि मैं तो विचार क्रांति वाला हूँ। वो फेल न होते अगर वो विचार क्रांति वाले ही होते, वो इम्प्लीमेंटेशन। तो पड़ गए इसलिए फेल हो गए। जो मैं आपसे कहता हूं, जो आप कह रहे हैं गलती बात है। विनोबा अगर सिर्फ विचार क्रांति करते तो फेल न होते, और हो सकता था उनकी विचार क्रांति परिणाम भी लाती। विचार क्रांति एक तरफ रह गई, वो इम्प्लीमेंटेशन में पड़ गए, और इम्प्लीमेंटेशन में पड़ गए वो सबका सब खराब कर दिए। यानी विनोबा की असफलता विचार की असफलता नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की असफलता है। और विनोबा विचार की दृष्टि से असफल नहीं हो गए, जो उन्होंने किया उसमें फंस गए। Somewhere you say Gandhiji could not transform or change a single capitalist. You are also living in a capitalist society. Most of your followers or people, they have big bungalows, cars. Have you been able to change anything? नहीं, मैं तो मानता हूं कि चेंज किया नहीं जा सकता, इसलिए गांधी नहीं कर सके। वो धारणा ही गलत थी एक एक व्यक्ति को चेंज करना पड़ेगा। मेरा
तो मानना ही नहीं है ये जो चेंज किए जा सकते हैं। मेरा तो कहना ही है कि गांधी भूल में थे, वो सोचते थे कि हम कैपिटलिस्ट को चेंज कर लेंगे। कैपिटलिज्म चेंज किया जा सकता है, कैपिटलिस्ट चेंज नहीं किया जा सकता। कैपिटलिस्ट किस तरह से चेंज किए जा सकते हैं? जैसे सारी दुनिया में हो रहा है, रूस में कैसे चेंज किए गए, चीन में कैसे चेंज हो रहे हैं जी, वही तो मैंने कहा, वही विकल्प है। दूसरा खड़ा नहीं होगा, दूसरा खड़ा नहीं होगा, व्यवस्थापक वर्ग खड़ा हो जाएगा, शोषक वर्ग खड़ा नहीं होगा। लोकतंत्र से आज का फायदा नहीं हुआ पीड़ित होने क्या? हमारे किसान भारत के और मजदूर जो पीड़ित थे, शोषित थे, लोकतंत्र द्वारा उनको क्या फायदा नहीं हुआ? न तो उनके शोषण में कोई फर्क नहीं पड़ता, किस तरह से नहीं पड़ा? उनकी पीड़ा कम हो सकती है, वो सवाल नहीं है। और लोकतंत्र ना ये नहीं हल किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि लोकतंत्र मानता ये है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था की ही बाई प्रोडक्ट है। तो लोकतंत्र मानता ये है कि पूंजीपति पर दबाव डालना, उसके शोषण के इंतजाम को तोड़ना, ये लोकतंत्र का हमला है। व्यक्तिगत संपत्ति लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। वो उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और व्यक्तिगत संपत्ति वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा मानता है। अगर आप लोकतंत्र का ही नाम रखना चाहते हैं, नाम से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन लोकतंत्र नाम रहे तो भी हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर चोट करनी पड़ेगी, और व्यक्तिगत संपत्ति को समर्थन देने वाली विचारधाराओं पर भी चोट करनी पड़ेगी, तो ही व्यक्तिगत संपत्ति जाती। कल आपने कहा था व्यक्तिगत संपत्ति जब तक नहीं बचती, भौतिकवाद जब तक नहीं, ये तो आप गलत समझ रहे हैं, आप समझे नहीं थे। आप नहीं हाँ, कैपिटलिज्म चेंज किया जा सकता है। यू डोंट फाइंड एनी ऑब्जेक्शन इन मूविंग विद देम और कोई सवाल ही नहीं है। कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटलिज्म का उतना ही विक्टिम है जितना प्रोलिटेरिएट, दोनों। यही सवाल, ये इस कैपिटलिज्म की जो इंतजाम है, जो सरंजाम है, जो व्यवस्था है, उसमें पूंजीपति उतना ही शिकार है जितना कि मजदूर। वो दोनों ही नुकसान में, परेशानी में। मुझे कैपिटलिस्ट से कोई भी विरोध नहीं है, कैपिटलिज्म से विरोध है, ये साफ होना चाहिए। इसलिए पूंजीपति का दुश्मन नहीं हूं मैं, पूंजीपति के हित में है ये कि समाजवाद आए दुनिया में। ठीक है, ठीक है। Now what Christians have done to Christ, what Buddhists have done to Buddha, and latest what Gandhians have done to Gandhi. Don't you shudder to link to people to implement in your philosophy? 20 years after they were what they will do to your philosophy? इसको थोड़ा समझ लें। क्राइस्ट के मैसेज में, बुद्ध के मैसेज में और मेरी बात में बुनियादी फर्क है। मेरी बात समझ लें ना, फर्क क्या है? क्राइस्ट का मैसेज सोसाइटी को बदलने का तो सवाल ही नहीं। क्राइस्ट का मैसेज तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का है। बुद्ध का मैसेज भी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का, एक एक व्यक्ति को बदलने का है। गांधी की बात आप ले सकते हैं, बुद्ध और क्राइस्ट को छोड़ दें, उनका मैसेज बुनियादी फर्क। गांधी का मैसेज और गांधीवादी की आप बात ले सकते हैं कि गांधी का मैसेज था और गांधीवादी ने जो हालत की, तो अगर मैं एक बात कहूं 20 साल में मेरा कोई अनुयायी होगा तो यही हालत कर देगा। उसमें मेरा कहना यह है कि वो जो गांधीवादी ने हालत की है वो गांधीवादी का कसूर नहीं, गांधीवाद का कसूर है। ये होने वाला था, ये गांधी के साथ यही होने वाला था, क्योंकि गांधीवाद की बुनियादी दृष्टि गलत है, तो गांधीवादी जो भी करेगा उससे गलती होने वाली। ये गांधीवादी का कसूर नहीं है, ये कोई मोरारजी देसाई का या किसी और का कसूर नहीं है। गांधीवाद की जो दृष्टि है वो दृष्टि क्योंकि गलत है, इसलिए जो भी उसका इंप्लीमेंटेशन करेगा वो झंझट में पड़ जाएगा, और इसी तरह की झंझट होने वाली। मेरा जो कहना है ना, जो मैं कह रहा हूं, अगर वो दृष्टि वैज्ञानिक है तो उसको इंप्लीमेंटेशन करने वाला सफल हो जाएगा, और अगर वो दृष्टि वैज्ञानिक नहीं है तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, वो खत्म हो जाएगा। अनुयायी का दोष नहीं है उतना, मेरा मतलब आप समझ रहे ना, जितना वाद का दोष है। ना तो ठीक कहते हैं आप। असल बात यह है कि जब कोई फिलोसफी
उनके अनुयायियों के द्वारा नष्ट होती है, तो 2-3 कारण होते हैं। एक कारण तो किसी फिलोसफी की वैज्ञानिकता की परीक्षा ही तब होती जब अनुयायी उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके पहले तो उसकी परीक्षा भी नहीं होती। हवा में तो सभी चीजें ठीक मालूम होती हैं, हवा में कोई दिक्कत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में तो सभी चीजें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ आर्गुमेंट और लॉजिक की बात, हाइपोथेटिकल बात। लेकिन जब आप उसको व्यवहारिक रूप से इंप्लीमेंट करते हैं तभी पता चलता है कि वो इंप्लीमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसलिए असली कठिनाई तो हमेशा इंप्लीमेंटेशन वाले के सामने खड़ी होती, और उसमें हमेशा परेशानी हुई है, क्योंकि आकाश से जमीन तक उतारने में बहुत दिक्कतें होती हैं। एक बात। दूसरी बात, अनुयायी जो है अगर वो एक भावनागत प्रभाव से किसी चीज से प्रभावित हुआ है तो एक स्थिति होगी, और लॉजिकल, रेशनल और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ तो बिल्कुल दूसरी बात होगी। गांधी जैसे व्यक्तियों का प्रभाव भावनागत ज्यादा होता है, विचारगत कम। मार्क्स जैसे व्यक्तियों का प्रभाव विचारगत ज्यादा होता है, भावनागत कम। मेरा मतलब जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल, मैं बात करता हूं, मैं आपको बात करता हूं कि अगर मेरा कोई पैर छूता है आके, मेरी जितनी विचारधारा है, जितनी ज्यादा से ज्यादा तर्कयुक्त हो सकती है उतनी मैं उसे तर्कयुक्त बनाने की कोशिश करता हूं। विचारधारा मेरी विचारधारा से जो प्रभावित होगा वो एक बात है। जो इस मुल्क की धारा है हमेशा से, एक सन्यासी से, साधु से प्रभावित होने की, वो बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन जो आदमी मेरे पैर छूने भी आएगा, वो भी अगर आता ही रहा तो बहुत जल्दी उसको समझ में आ जाएगा कि पैर छूना निरर्थक है, उसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए मैं उसे रोकता भी नहीं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं 24 घंटे वो उस तरह की सारी बातों के प्रतिकूल है। मैं कोई भावनागत बात उसमें फैलाना नहीं चाह रहा हूं, कोई इमोशनल बात पैदा करना नहीं चाह रहा हूं। मेरी चेष्टा तो निरंतर एक बौद्धिक क्रांति की है। अब अगर इतनी बौद्धिक क्रांति की बातें सुन के भी वो पैर छूने आता है तो वो पैर छूना उसकी कंडीशनिंग का हिस्सा है, जो हजारों साल की कंडीशनिंग है। कि मेरी दृष्टि ये है कि अगर वो विचार करना सीखता है मेरे साथ तो बहुत जल्दी इस तरह की भावनाओं से मुक्त हो जाएगा, हो जाना चाहिए। मैं उसको कोई बढ़ावा नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं वो बिल्कुल प्रतिकूल है। दुनिया में जो आइडियोलॉजीज हैं, अगर वो वैज्ञानिक हैं, तर्कबद्ध हैं, तर्कशुद्ध हैं, तो उनके इंप्लीमेंटेशन में कठिनाई नहीं होती। लेकिन अगर वो काल्पनिक है, उटोपियन है और बेसिकली उनमें कोई विज्ञान की बात नहीं है, तो उनके इंप्लीमेंटेशन में तकलीफ होती। गांधी की विचारधारा के इंप्लीमेंटेशन में तकलीफ होगी, क्योंकि वो तर्कशुद्ध नहीं है और न वैज्ञानिक, काल्पनिक है, भावनापूर्ण है। और भाव बहुत अच्छा है कि पूंजीपति राजी हो जाए, ट्रस्टी बन जाए, लेकिन ये विज्ञान सम्मत नहीं है। ये बात ये होने वाला नहीं। तो ये गांधी की अनुयायी की जो असफलता है वो एकदम अनुयायी की असफलता नहीं, वो मूलतः गांधीवाद की असफलता है। वो बेचारा अनुयायी फंस जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। वो बर्बाद करेगा ही, कोई उपाय नहीं था उसका। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। वो जो गार्ड, मैं समझ गया, वो जो मंदिर में भगवान बैठा हुआ है वो पत्थर का है, वो उनसे कुछ कहता नहीं। वो उनसे नहीं, मेरी बात आप नहीं समझ रहे। वो पत्थर का भगवान उनसे नहीं कहता ये कि तुम दुकान में जाके गर्दन मत काटना। मैं उनसे कहता हूँ कि दुकान में जाके गर्दन मत। मेरा मतलब नहीं, अगर कहने से कोई डिफरेंस होते ही नहीं तब तो फिर कोई उपाय ही नहीं मानते आप। मेरी बात नहीं सुनते आप। अगर हम ये मान लें कि कहने से कोई डिफरेंस होता ही नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं रहा कम्युनिकेशन का। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मंदिर का भगवान है उसको वो धोखा दे पाते हैं, क्योंकि वो पत्थर का, इसलिए पत्थर का उन्होंने भगवान बनाया हुआ है ताकि उससे कोई झंझट पैदा न हो। ना ये जो कह रहे हैं ना कि डू गुड थिंग्स, जो वो कहते हैं, तो गुड थिंग्स का मतलब ये है कि चर्च जाना चाहिए रविवार को, भगवान को माला चढ़ानी चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। गुड थिंग्स वो ये नहीं कह रहे हैं, कि इलॉजिकल नहीं होना चाहिए,
मेरी आप बात में रहना। बल्कि सच ये है कि उनकी सारी गुड थिंग्स इसी पर निर्भर है कि आप लॉजिक ना लाएं बीच में। लॉजिक लाए तो गड़बड़ हो गया। मैं जिसको कह रहा हूं गुड, उसमें गुड में पहली तो बात है रीजन। मैं आपसे जिसको मैं गुड कह रहा हूं उसमें पहली बात रीजन है। उस रीजन में क्या है? भगवान की हत्या हो तो हो जाए, मंदिर जलता हो जल जाए, मूर्ति टूटती हो टूट जाए, शास्त्र शिक्षा हो फिर जाए। मैं पहली तो गुडनेस ये मानता हूं कि रीजन होना चाहिए। वो जो प्रीस्ट कह रहा है आपसे गुडनेस, वो कह रहा है कि इर्रीजन। वो ये नहीं कह रहा आपसे कि रीजन, वो ये कह रहा है कि मरियम को कुंवारी मानो, ये बहुत अच्छे आदमी का लक्षण है। जो शक करता है वो बहुत गड़बड़ आदमी। वो जो गुडनेस सिखा रहा है वो गुडनेस नहीं है, वो धोखा है गुडनेस का। दुनिया में गुडनेस आएगी उसके पहले रीजन आना जरूरी है, नहीं तो नहीं आ सकती। तो मेरे और प्रीस्ट में बुनियादी फर्क है। मैं प्रीस्ट हूं ही नहीं, यानी मुझसे ज्यादा एंटी प्रीस्ट कोई आदमी हो नहीं सकता। ना तो मैं कोई मंदिर खड़ा कर रहा हूं, न कोई प्रीस्ट खड़ा कर रहा हूं, न भगवान और आदमी के बीच किसी दलाल को स्वीकार करता हूं, न किसी शास्त्र को स्वीकार करता हूं, न मेरी किताब को शास्त्र कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। इतना ही कहता हूं कि मुझे सत्य दिखाई पड़ता है, और जब तक तुम्हारे रीजन को सत्य न लगे तब तक दो कौड़ी का है, उसको तुम स्वीकार करना मत। तो आखिर हम तोड़ कैसे सकते हैं? आखिर दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन का रास्ता कहने के सिवाय क्या है? अब मेरे पास लोग आते हैं, वो आके मुझसे कहेंगे कि आप आशीर्वाद देते हैं। मैं उनको कहता हूं आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होगा, और तुम इस भ्रम में रहना मत कि मेरे आशीर्वाद से कुछ होने वाला है। तुम मेरे पैर छूते हो, तुम सिर्फ कवायद कर रहे हो। तुम इस ख्याल में रहना मत कि मेरे पैर छूने से तुम्हें कुछ हो जाएगा। अब मैं कर क्या सकता हूं? ये तो 3-4 हजार वर्ष की कंडीशनिंग है, तो वो कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए हमें कहीं कहीं चोट करनी, और कर क्या सकते हैं? लेकिन चोट हमें बेरहमी से करनी चाहिए। चोट हम नहीं कर पाते जब हम धोखा देते। जब मैं ये कहूं कि तुम दूसरों के पैर तो मत छूना, वो कवायद है, और मैं कहूं मेरे पैर छूना ये बहुत धार्मिक कृत्य है, तब मुश्किल खड़ी हो जाती। और वही होता रहा है दुनिया में अब तक। एक प्रीस्ट के खिलाफ दूसरा प्रीस्ट रहा है, प्रीस्टहुड के खिलाफ कोई नहीं रहा। जो आज तक की स्थिति है वो ये है, एक पुरोहित के खिलाफ दूसरा पुरोहित। वो कहता है वो पुरोहित गलत है, पुरोहित मैं सही हूं, लेकिन पौरोहित्यवाद सही है। वो कहता है महावीर गलत है, राम सही है। वो कहता है कि बुद्ध गलत है, महावीर सही है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि पौरोहित्यवाद गलत है, ये भगवानवाद गलत है। तो मेरी बुनियादी फर्क है। मैं कोई नए धर्म को खड़े करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं कहता हूं कि धर्मों का खड़ा होना गलत है। मैं ये नहीं कहता कि ये राम की मूर्ति गलत है और बुद्ध की मूर्ति गलत है और मेरी मूर्ति सही है। मैं ये कहता हूं ये मूर्तिवाद गलत है। तो इन सारी बातों में बुनियादी फर्क समझना जरूरी, और वो सिवाय समझाने के हम कर क्या सकते हैं। लेकिन मेरी समझ ये है कि अगर हम ठीक बात समझाने के प्रयास करें और हमारे स्वार्थ न हो उसमें, तो ठीक बात लोगों के हृदय तक पहुंचती है। ठीक बात तभी नहीं पहुंचती जब ठीक बात के पीछे हमारा कोई बहुत बुनियादी स्वार्थ जुड़ा होता है। अगर मेरा कोई स्वार्थ हो इस बात में, तो बहुत जल्दी आप मेरे स्वार्थ को पहचान जाएंगे और ठीक बात गौण हो जाएगी, और आप समझ जाएंगे कि वो सब ठीक बातचीत, काम की बातचीत है, पीछे कोई स्वार्थ है। कोई भी स्वार्थ, इतना भी स्वार्थ कि लोग मुझे आदर दें तो भी फिर सत्य में नहीं पहुंचा सकता हूं। उतना स्वार्थ भी सत्य नहीं पहुंचाया जा सकता। तो मुझे, यानी मेरे साथ तो इतनी कठिनाई होगी। अभी ये सब मामला चला तो मुझे कितने पत्र गए कि हम तो आपके शिष्य थे और हमारी श्रद्धा को बड़ी चोट पहुंची। तो मैंने उनको लिखा कि तुम मुझसे बिना पूछे मेरे शिष्य थे कैसे? मैं कभी किसी का गुरु बना नहीं, और निरंतर कह रहा हूं कि किसी को किसी का शिष्य बनना पाप है। तुम मेरे शिष्य बन कैसे गए? तुम शिष्य थे तो तुम भी गलती कर रहे थे और अनजाने मुझको भी पाप में घसीट रहे थे। ये अच्छा हुआ कि मेरी बातचीत से तुम्हारा शिष्यत्व चला गया, तुम मुझसे मुक्त हो गए। ये बहुत ही अच्छा हुआ। अब तक होता क्या रहा है कि एक गुरु दूसरे गुरुओं से छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी गुरुडम खड़ी करने की चेष्टा करता है। तो गुरुडम नहीं मिटती, गुरु बदलते रहते हैं, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं बहुत। जो आदमी दूसरे मंदिर में जाता था वो दूसरे मंदिर में वही बेवकूफी करता है जाके। क्रिश्चियन चर्च में जाता था तो हिंदू मंदिर में जाने लगता है, हिंदू मंदिर में जाता था तो मस्जिद में जाने लगता है, लेकिन बेसिक नॉनसेंस जारी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना यह है
कि हमें बुनियादी गुरुदन तोड़ देनी है। दुनिया में गुरु की जरूरत नहीं है। और इधर मैंने कहना शुरू किया कि आध्यात्मिक जीवन में गुरु से ज्यादा खतरनाक कंसेप्ट दूसरा नहीं है। परमात्मा और आदमी के बीच किसी गुरु को खड़े होने की जरूरत नहीं है। और कोई खड़ा होता है तो वो आदमी को परमात्मा तक जाने से रोकता है या सत्य तक जाने से रोकता है। जी हाँ हाँ ठीक है। हाँ रैशनल एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन सबको रैशनल बनाया जा सकता, और जब तक हम नहीं बनाते तब तक आदमी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। फ्राइड की मैं बात मानता हूँ। इसका मतलब ये है कि रैशनलिटी 5000 साल पुरानी है, मेरी बात 5 साल पुरानी। इसका और क्या मतलब? मेरे जैसे लोग खड़े होते रहेंगे और तोड़ते रहेंगे तो 5000 साल में रैशनलिटी को हम तोड़ देंगे। मेरा ये तो मामला ऐसा है कि डॉक्टर आपको दवा देता है और आप फ्लू को चलाए चले जाते हैं। उसका मतलब तो इतना है कि दवा अभी फ्लू के लायक मजबूती से काम नहीं कर पा रही, उतनी मजबूत नहीं है, उतने जोर से नहीं दी जा रही, लेकिन फ्लू टूटेगा। विश्वास हमारा ये है कि बीमारी टूटेगी, दवा जीतेगी। इसी विश्वास से आदमी जीता है और कोई सारे समाज की क्रांति चलती है। ये बात सच है कि इर्रेशनल एलिमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको तोड़ने का कभी प्रयोग ही नहीं किया गया है। ये फ्रायड के बाद संभवतः है 30-40 वर्षों में इर्रेशनल एलिमेंट की स्वीकृति उपलब्ध हुई है। तोड़ने की तो बात अलग, वो है यही हमें ख्याल नहीं था, साफ हुआ कि वो है। अब उसको तोड़ने का सवाल है। खुद फ्रायड अपने जीवन में इर्रेशनल एलिमेंट नहीं तोड़ सकता, मगर उसने खोज तो की है। वो भी जरा अगर उसकी बात का आप खंडन कर दो तो गर्दन पकड़ ले आपकी। इतना गुस्सा हो जाता था कि बेहोश हो जाए गुस्से में, विवाद करने में। अगर आपसे विवाद हो जाए तो वो फेंट कर जाए। अब मगर इसके व्यक्तित्व में तो बात नहीं है कुछ खास, लेकिन इसने जो खोज की है वो तो मूल्यवान है। उस मूल्य को तो हम स्वीकार कर लिए हैं अब की इर्रेशनल एलिमेंट है। अब इस इर्रेशनल एलिमेंट को कैसे नष्ट करना, उसके प्रयोग की जो आपने बातें की और उससे बड़ा विवाद हुआ। हाँ, मेरे सेक्स के बाबत मेरी पहली दृष्टि तो ये है कि अब तक हम मनुष्य को सेक्स के संबंध में छिपा के, दमन करके, उसकी बात ना करके रोकने की कोशिश करते रहे। जैसे सेक्स है ही नहीं, हमने एक ऐसी सामाजिक भूमिका बना ली जैसे सेक्स जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो है ही नहीं कहीं, वो है 24 घंटे, लेकिन समाज के तल पर न उसकी बात है, न अभिव्यक्ति है, न विचार है। तो इस भांति हमने मनुष्य को सेक्स से मुक्त होने में सहयोग नहीं पहुंचाया, बल्कि उसको गहरे से गहरा सेक्सुअल होने में सहयोग पहुंचाया। जीवन में जितने सत्य हमें स्पष्ट हो जाएं, हम उनको फेस करने में, सामना करने में, बदलने में या उनको जीने में समर्थ होते हैं। जितने सत्य जीवन के अंधेरे में खड़े किए जाएं, उतना हम उनसे सामना करने में असमर्थ होते हैं। आदमी सेक्स के मुकाबले सबसे कमजोर हो गया, क्योंकि सेक्स को हमने सबसे ज्यादा अंधेरे में डाल दिया। तो मेरी मान्यता यह है कि सेक्स को हमें प्रकाश में लाना होगा, उसकी पूरी शिक्षा देनी होगी, उसकी खुली बात करनी होगी। उसके बाबत जो एक टैबू है भय का कि उसकी बात ही नहीं करनी, वो टैबू नष्ट कर देना होगा। और जितना ज्यादा सेक्स को हम सामान्य और साधारण स्वीकार कर सकेंगे, उतना हम समाज को सेक्सुअलिटी से बचा सकेंगे। क्योंकि सेक्सुअलिटी जो है, कामुकता जो है, वो काम के दमन से पैदा हुआ परिणाम है। इधर हम दबाते हैं, वो फिर गलत रास्तों से निकलना शुरू होता है, वो निकलेगा कहीं से। और जब वो गलत रास्तों से निकलता है तो वो ठीक रास्तों की बजाय ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यानी बजाय इसके कि एक लड़का एक लड़की को प्रेम करे, ये समझ में आने वाली बात है, लेकिन एक लड़का और एक लड़के में सेक्सुअल संबंध हो जाए, ये समझ में आने में जरा मुश्किल मामला हो गया। लेकिन जब हम लड़के और लड़कियों को रोकेंगे तो लड़कों और लड़कों में होमोसेक्सुअलिटी पैदा होने का हम उपाय करते हैं। लड़के और लड़कियों के हॉस्टल अलग बनाएंगे और लड़कों को एक हॉस्टल में भर देंगे और लड़कियों को एक हॉस्टल में, तो हम होमोसेक्सुअलिटी पैदा करने के उपाय करते हैं। और ये होमोसेक्सुअलिटी जो है, ये परवर्तन की बात हो गई, ये अस्वस्थ चित्त का लक्षण हो गया। और स्वस्थ मार्ग हमने रोका और अस्वस्थ मार्ग पैदा किया। तो हमने सब तरह से अस्वस्थ मार्ग पैदा किए। तो उधर मेरी बात में उनको तकलीफ होनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने कहा कि हमें तो बचपन से बच्चों को
जितनी सहजता से वो सेक्स को ले सके उतनी सहजता देनी चाहिए। उन्हें पता ही नहीं होना चाहिए कि सेक्स कोई ऐसी अनूठी और कोई ऐसी खास बात है जिसे छिपाना है, जिससे डरना है, ये नहीं होना चाहिए। वो सामान्य तौर से वो अपनाना ठीक है, लेकिन और ग्लोरिफिकेशन जो आपका टूल निकला और जैसा प्रेस रिपोर्ट आया कि मैथुन और समाधि की स्थिति को आपने एक बड़ा तो सब नाउ एवरीबडी इज एग्री कि सेक्स का नॉलेज लेना देना चाहिए। ये जो है ना ये ओवर ग्लोरिफिकेशन नहीं है, वो फैक्ट की बात है सिर्फ। नहीं, मैं जो कहता हूँ मेरी समझ ये है कि मनुष्य के सेक्स के अनुभव में, गहरे सेक्स के अनुभव में एक क्षण को मनुष्य को वही अनुभव होता है जो ध्यान के अनुभव में होता है। ओवर ग्लोरिफिकेशन नहीं है, जस्ट ए फैक्ट। ये जो सेक्स की जो आंतरिक अनुभूति है, संभोग की जो गहरी से गहरी अनुभूति है, उस गहरी अनुभूति में जो शांति का, थॉटलेसनेस का, एक क्षण को सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, एक क्षण को ईगो भी मिट जाती है। दो व्यक्तियों की जो सेक्स के संभोग में गए हैं, एक क्षण को जब क्लाइमेक्स पे उनकी भावदशा होती है तो अहंकार भी मिट जाता है, विचार भी शून्य हो जाते हैं, चित्त एक गहरी अटेंशन की हालत में रह जाता है। वो जो प्रतीति है, वो जो अनुभव है, वो एक कण में, बहुत छोटे कण में, ध्यान का ही कण है, ये मैंने कहा है। और मनुष्य को सबसे पहले ध्यान का जो बोध आया है वो सेक्स से आया है, ये मैंने कहा है। क्योंकि मनुष्य के पास ध्यान में सीधे जाने का कोई उपाय न था। पहली दफा मनुष्य को जो अनुभव आया है कि सेक्स के इस क्षण में कोई घटना घटती है कि माइंड एक ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव करता है, वो अनुभव पहले सेक्स से ही उपलब्ध हुआ है। और वो जो अनुभव है उसको हम दूसरे मार्गों से भी विकसित कर सकते हैं। तो मेरा जो कहना है, योग जो है वो संभोग में उपलब्ध होने वाले अनुभव को अन्यथा मार्गों से विकसित करने का उपाय है। और जब एक व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध करने लगे सेक्स से अन्यथा, तभी वो व्यक्ति सेक्स से मुक्त होना शुरू होता है, ये भी मेरा कहना है। क्योंकि तब उसे सेक्स में जाके उस अनुभव को करने की जरूरत नहीं रह जाती, वो उस अनुभव को अन्यथा उपलब्ध कर लेता है। एक मिनट में पूरी बात करना। तो मेरा कहना यह है कि ये मेरी मान्यता कि सेक्स का अनुभव ध्यान की ही अत्यंत प्रारंभिक अवस्था का अनुभव है। ये मेरी मान्यता इस आधार पर, और मैं मूल्य इसको देना चाहता हूं, क्योंकि इसी मान्यता के आधार पर मैं ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी जा सकती है और कोई रास्ता नहीं। जब ध्यान के मार्ग से व्यक्ति को वैसे ही सुख की बहुत बड़ी राशि उपलब्ध होने लगती है जो उसे संभोग में बहुत कुछ खो के और बहुत क्षुद्रतम मिलती थी, तभी ध्यान के मार्ग से धीरे धीरे सेक्स से चित्त उठता है और ब्रह्मचर्य की तरफ प्रवेश पाता है। यानी मेरा कहना यह है कि ब्रह्मचर्य से ध्यान उपलब्ध नहीं होता, ध्यान से ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है। और ये इसीलिए उपलब्ध होता है कि ध्यान की और सेक्स की अनुभूति कहीं समान है, नहीं तो उपलब्ध होने का सवाल ही नहीं। अगर मैं आपके घर आता हूं बैलगाड़ी में बैठ के और 6 घंटे लगते हैं और हड्डी पसली टूट जाती है, और कल मुझे कार में बैठ के आने मिलता है, आपके 5 मिनट में पहुंच जाता हूं, ना हड्डी पसली टूटती ना परेशानी होती है, तो मेरा कहना यह है कि मैं कार बदल लूंगा बैलगाड़ी की जगह, और बदलूंगा सिर्फ इसलिए कि कार और बैलगाड़ी में कोई बुनियादी समानता वो दोनों पहुंचाते, नहीं तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर वो दोनों अलग चीजें हैं तो बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। मैं बैलगाड़ी की जगह कार ग्रहण कर लूंगा, कल हवाई जहाज होगी तो उसको ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि दोनों काम करते हैं। पहला जो काम था वो बहुत ही प्रिमिटिव है। यानी मेरा कहना यह है कि संभोग का जो अनुभव है वो अत्यंत प्राथमिक है, समाधि का जो अनुभव है वो उच्चतम है। लेकिन उन दोनों अनुभवों के बीच एक बुनियादी समानता है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब उस बात को उन्होंने क्या ले लिया कि मैंने कहा है कि दोनों एक ही चीज है। अब इस पत्रकारों के साथ भी मैं बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूं, क्योंकि वो क्या मतलब निकाल लेंगे और क्या शकल दे देंगे तो कठिनाई हो जाती है। नहीं, उसका कारण है, मैं तो तभी बात करूंगा जब आप मेंशन करेंगे। मेरा कहना है कि रेप का जो अनुभव वो सेक्स का भी अनुभव नहीं है। मेरा कहना है कि रेप, मैं इसको बात को समझ
ना, मैं इसको थोड़ा समझ लें, इसमें सारी मेरी दृष्टि है। यानी मेरा कहना है कि जो आदमी जबरदस्ती किसी के साथ व्यभिचार कर रहा है, वो जबरदस्ती और वायलेंस उस हार्मनी को पैदा ही नहीं होने देते जहां की वो, जिसको मैं कह रहा हूं ध्यान का जैसा समान अनुभव हो सकता है वो पैदा हो जाए। तो रेप जो है वो मेरी दृष्टि में मिस्टर बेसन से ज्यादा नहीं, मेरी दृष्टि में इसको फर्क करता हूं। यानी वो सिर्फ वीरीपात है और इतनी टेंशन में वो किया गया है और इतनी परेशानी में और इतनी जबरदस्ती में कि सिर्फ शरीर हल्का हो गया, कहीं कोई भीतर कोई अनुभव नहीं हुआ। मेरा जो हाँ ना वो जो अनुभव है वो सेक्स का नहीं, सिर्फ वीरपात का। इसमें फर्क करता हूं ना, वीरपात का जो अनुभव है इट इज जस्ट रिलीफ, इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस। हाँ, मेरा कहना ही है ना, हाँ, सेक्स का अनुभव जो है वो बिना प्रेम के संभव नहीं है, बिना प्रेम के संभव नहीं, वो अत्यंत लविंग हार्मनी में संभव है। और जब हम जबरदस्ती करते हैं तो सिर्फ रिलीफ है, जस्ट रिलीफ। जैसे एक आदमी बोझ से भरा हुआ, उसने बोझ फेंक दिया और मुक्त हो गया। ये बोझ किसी भी तरह फेंका जा सकता है, इस बोझ को फेंकने में इसमें कोई स्त्री की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो एक रबर की स्त्री भी काम दे सकती है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और इसमें तो समझदार हो तो आप कोई की भी जरूरत नहीं है, ऑटो एरोटिक हो सकते हैं। लेकिन ये इसलिए मेरा कहना है रेप जो है वो तो बिलो सेक्सुअल है, यानी सेक्सुअल भी नहीं है वो, और ध्यान जो है वो बियॉन्ड सेक्सुअल है। लेकिन इन सब के बीच एक सेतु का संबंध है, और वो संबंध अगर हम ध्यान में रखें तो हम सेक्स को कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरा जो कहना है कि विषयानंद में भी ब्रह्मानंद की एक किरण है, तो उसको मतलब ये ले लिया कि मैं दोनों को एक ही मानता हूं कि दोनों बात है, क्रिश्चियन किलर और मीरा एक ही है। अभी किसी अफवाह ने छापी है कि मैं ये कहता हूं कि दोनों एक ही बात। ये हम जो नतीजे निकाल लें स्वाभाविक है एक अर्थ में, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो आप जिसका कहते हैं पूरी बात नहीं हो पाती, कुछ नतीजे निकल आते हैं। दूसरा ये कि जो मैं कहता हूं और आप जब आप सुनते हैं तो आप अपने माइंड से सुनते हैं, तो जो माइंड में तैयारी करने से वो उसमें मिल जाती है, फिर कुछ हो जाता है। हाँ, एक 5 मिनट उसकी बात करने फिर उठना पड़ेगा। मैं कहा इतना, बस ये आखिरी बात कर लें। मैं कहा इतना, ऐसा अच्छी बात। मैं कहा मैं ये नहीं कहा कि नेहरू हिप्नोटाइज करते हैं। मैं कहा मैं समझा रहा था कि सम्मोहित किस तरह आदमी हो जाता है। मैं ये कहा कि जैसे कि नेहरू एक बड़े मंच पर खड़े हुए, नेहरू की जगह नहीं खड़ा हुआ हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो लोगों की आंखें घंटे भर तक ऊपर लगी हुई है। सम्मोहन का नियम यह है कि अगर आंख बिना झपके बहुत देर तक ऊपर उठी रहे तो वो आदमी सजेस्टिबल हो जाता है। उस आदमी को फिर जो भी बात कही जाए वो उसे बिना तर्क के स्वीकार कर लेता है। हिटलर जैसे लोगों ने तो जान के इसका उपयोग किया कि हिटलर मंच बनाएगा तो हाल में पूरा अंधकार करवा देगा ताकि कोई आदमी किसी दूसरे को न देख सके, सिर्फ हिटलर ही दिखाई पड़े। हिटलर पर बड़े बड़े लाइट रहेंगे, सारा कमरा अंधकारपूर्ण रहेगा, आपको पूरे वक्त हिटलर को देखना पड़ेगा। इतनी ऊंची मंच होगी, इतनी व्यवस्था की मंच होगी कि आंख ठीक उस एंगल पर रहे जहां से सजेस्टिबल हो जाता है आदमी का माइंड। ये तो पूरा हिटलर के तो पूरा प्री प्लान था। हिटलर तो प्रोपेगेंडिज्म में जितना भी उपयोग किया जा सकता है व्यवस्थित सारी बातों का किया है, और हिटलर तो इसका पूरा जान को उपयोग किया। मैंने कहा कि नेहरू जान का उपयोग नहीं किया, नेहरू को पता भी नहीं हो सकता, लेकिन